गुड मॉर्निंग लक्षिता। सॉरी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। किसी से बात हुई? ऑनलाइन क्लास में आने के लिए बोला? अच्छा। कोई बात कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26, है ना? G26 जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है विधेयक किस प्रकार कानून बनता है। विधेयक क्या होता है बेटा? बेटा विधेयक होता है एक बिल। आप अगर लोकल लैंग्वेज में विधेयक का मीनिंग समझना चाहते हैं तो विधेयक को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी एक विषय, है ना, जिसको क्लियरिफिकेशन चाहिए, जिसको क्लियर ग्रीन चिट्ठी मिलनी है कि इसको अब रूल को जैसे आप लोगों को छुट्टी लेनी होती है, ठीक है? तो आप लोग एप्लीकेशन लेके आते हो, पहले क्लास टीचर को देते हो, फिर प्रिंसिपल मैम तक जाती है वो बात, है ना, जो भी सिस्टम होता है एक तरीके का। ऐसे ही बेटा विधेयक होता है जिसको रूल बनने के लिए, जिसको पास होने के लिए अलग अलग स्टेप तक जाना होता है। मतलब कि पहले कोई अगर नियम बनना है या फिर कोई भी चीज है, अगर उसको बनना है तो पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कैसे चेंज किया जा सकता है, ये क्या हम कर सकते हैं। मतलब कि प्रोग्रेस करने के लिए अब हमें किस चीज की जरूरत है, प्रोग्रेस करने के लिए इस चीज की जरूरत है, तो उसके बारे में बनाया जाएगा टॉपिक। फिर उसमें चेंजेस करो, फिर उसको कैसे बनाना है, कहाँ जाकर ये क्लियर होगा, कहाँ से इसमें चेंज और होएगा, फिर कैसे लागू होगा, वो एक तरीके का होता है विधेयक। ठीक है। विधेयक किस प्रकार कानून बनता है? विधान संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के सदन में के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब कि आप लोगों को अभी मैंने जैसे लास्ट डे जो हमारा सैटरडे हमारी जो ऑनलाइन क्लास थी, तब मैंने आपको बताया था कि बेटा विधेयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। ठीक है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण और वित्तीय। वित्तीय से मैंने आप लोगों को बताया था, वित्तीय का मीनिंग होता है बजट। ठीक है, बजट, बजट के अकॉर्डिंग, है ना? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बजट पेश किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, जिसमें मंजूरी भी वहीं से मिलेगी, सब कुछ लोकसभा में ही होगा। दूसरा होता है साधारण विधेयक। बेटा साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है, और संसद के दो सदनों का नाम हमने पढ़ा था, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। तो वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होगा और साधारण विधेयक दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, चाहे वह वित्तीय हो या साधारण विधेयक। वित्तीय विधेयक प्राय करों की आरोपित करने, मतलब कि कर, कर क्या होते हैं? टैक्स। ठीक है, कर को अंडरलाइन करके आप ऊपर लिख सकते हैं टैक्स, ताकि आप लोगों को, आपको ये वर्ड याद हो जाए। ठीक है। तो जो वित्तीय विधेयक होता है उसका मेन मीनिंग क्या होता है? करों की आपूर्ति, मतलब कर किस तरीके से लगाए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, पूरा कैसे किया जाएगा टैक्सेस को, उनमें बदलाव लाने, मतलब कि टर्म में, सॉरी, टैक्स में उतार चढ़ाव, मतलब कि टैक्स बढ़ाया जाना या फिर कम किया जाना। ठीक है, किस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, ये सारी चीजें तय करनी। उन्हें समाप्त करने अथवा अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में होता है। मतलब कि वित्तीय, जो हमारा वित्तीय विधेयक होता है वो क्या क्या होते हैं? टैक्स लगाया जाएगा, किस पर लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कम करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या टैक्स वसूला जाएगा, इन सब चीजों के बारे में वित्तीय विधेयक के अंदर आती हैं। वित्तीय एवं साधारण दोनों ही विधेयक को पारित होकर कानून बनाने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है। मतलब कि कोई भी विधेयक हो बेटा, कोई भी विधेयक हो, अगर उनको क्लियर करवाने हैं तो उसको बहुत सारे स्टेजेस करने पड़ते हैं। जैसे आप लोग ही अपना लगा लीजिए, चले ठीक है, आप लोगों को अगर माइग्रेशन लेना है तो पहले अपने क्लास में जाके बात करेंगे, फिर उसके बाद में क्लास टीचर से बोलेंगे, क्लास टीचर आगे जाके मैनेजमेंट से बोलेगी, मैनेजमेंट जाके अपना प्रिंसिपल से बोलेंगे, प्रिंसिपल सर मैम जाके अपना डायरेक्टर सर को बोलेंगे, फिर डायरेक्टर सर जाके अपना अकाउंटेंट ऑफिस में बोलेंगे, फिर जाके आपको कहीं माइग्रेशन मिलता है ना? तो ये स्टेप होते हैं एक काम को करने के। तो ऐसे ही विधेयक करने के, मतलब कि साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक को क्लियर करने के लिए बहुत सारे चरण, मतलब कि स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक किसी मंत्री या सदन के किसी सदस्य द्वारा संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि जो साधारण विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक की बात नहीं कर रहे, साधारण विधेयक किसी भी सांसद, मतलब कि किसी भी व्यक्ति जो कि लोकसभा या राज्यसभा का
सदस्य है उसके द्वारा किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के पहले 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब कि 3 स्टेप। कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, उसको पास होने के लिए 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे क्रमशः प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहा जाता है। देखिए प्रथम वाचन क्या होता है। प्रथम वाचन में मंत्री अथवा विधेयक प्रस्तुत करने वाले प्रभारी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि बेटा जैसे आप लोग हैं क्लास में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ रूल, आपको आपको अगर कोई फैसिलिटी चाहिए तो आप ही बोलेंगे ना, है ना। तो ऐसे अगर मेरे को चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलेशन, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, तो मेरे को ही बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही बेटा क्या होगा कि जिसको जो चीज बदलाव करनी है, चाहे वो साधारण विधेयक में हो चाहे वो वित्तीय विधेयक में, मतलब कि चाहे मुझे अगर कोई क्वेश्चन भी पुट करना हो, या फिर उन मंत्रियों की बात कर रही हूँ जिनको साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी करवाना हो, तो वो अपनी बात को रखते हैं आगे। ठीक है। यदि विधेयक महत्वपूर्ण है तो मंत्री उसके संबंध में एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधेयक है, मतलब कि एक होता है नॉर्मल विधेयक कि भाई आज मैंने ये फाइल पेश कर दी, उसके ऊपर 2-3 दिन बाद या सेम डे या जैसे भी जब टाइम होगा बात हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधेयक होता है बेटा, तो उसी डे सेम डे जब वो पेश करता है तो वो भाषण भी दे सकता है। मतलब कि अपनी बात को बोलने के तरीके से मुंह अपने वचनों के थ्रू भी संसद में पेश कर सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा द्वितीय वाचन। दूसरे वाचन में संसद द्वारा विधेयक पर अत्यधिक सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। मतलब कि द्वितीय स्टेप, पहला स्टेप उसने रख दिया, पेश कर दिया संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसके बाद में उसने भाषण दे दिया। अब आती है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा कि उस विधेयक पर विचार विमर्श किए जाएंगे। मतलब कि लोगों के पॉइंट्स देखे जाएंगे, लोगों की थिंकिंग, लोगों के मैटर देखे जाएंगे। ठीक है। यह चरण कई उपचरणों में से विभाजित है। मतलब कि ये जो बात होती है, बहस होती है, ठीक है, किसी भी विधेयक को लेकर, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, 545 बंदे होते हैं अपने लोकसभा में, 245 लोग होते हैं अपने राज्यसभा में, तो उन लोगों के अलग अलग मत होते हैं, मतलब उन लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है। तो उन विचारों को सुनना, सुनने के बाद में एक डिसीजन लेना, तो वो भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। देखिए पहला चरण कौन सा है। विधेयक पर या तो सीधे विचार किया जाता है अथवा किसी स्थायी संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। मतलब कि या तो कोई विधेयक है उस पर डायरेक्ट बात होगी, डायरेक्ट उसके साथ डिबेट की जाएगी, वाद विवाद किया जाएगा, नहीं तो उसको किसी और ग्रुप में भेज दिया जाता है, संसदीय समिति मतलब कि किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अधिकांश विधेयक को किसी न किसी स्थायी समिति के विचारार्थ भेज दिए जाते हैं। मतलब कि मोस्टली जो विधेयक होते हैं ना बेटा, उसको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है कि पहले वहां से सॉल्व होके आएगा, उसके बाद जो डिसीजन निकलेगा उस पर विचार विमर्श संसद में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे चरण में स्थायी समिति द्वारा विधेयक के प्रत्येक खंड पर सूक्ष्म विचार विमर्श किया जाता है। बेटा कोई भी टॉपिक हो, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, कि मैं अगर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देती हूँ, आपको इसके बारे में पढ़ के आना है, तो आप लोग 10 तरीके से पढ़ेंगे, 10 स्टूडेंट 10 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। और वो 10 स्टूडेंट 10 तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में 10 व्यूज मेरे सामने आके खड़े होंगे, और उसमें से मैं चुनूंगी कौन सा, एक जो बिल्कुल परफेक्ट है। समझ आ गई। तो ऐसे ही कि जो भी विधेयक अगर संसद में पेश किया जाता है या किसी भी सदन में पेश किया जाता है बेटा, तो उसके लिए बहुत लंबा विचार विमर्श चलता है। मतलब कि उसमें हर एक लोगों का मत देखे जाते हैं, व्यूज देखे जाते हैं, तो उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। जब स्थायी समिति विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार कर लेती है, स्थायी समिति, स्थायी का मतलब होता है जो कभी हट नहीं सकती, जो हमेशा स्टेबल रहती है, मतलब कि उसमें से उनके व्यक्तियों को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। वो लोग एज इट इज रहते हैं, वो लोग या तो खुद रिटायरमेंट लेते हैं या उनकी डेथ के बाद किसी और को लाया जाता है, मतलब कि उनको बीच में से हटाया नहीं जा सकता। वो होती है स्थायी, मतलब स्टेबल रहना। ठीक है। तो या तो वो स्थायी समिति के द्वारा विचार कर लेती है, तो रिपोर्ट सदन में पेश कर लिया जाता है। मतलब कि जो बेटा बिल्कुल स्थायी है, जिनकी पोस्ट कभी हटाई ही नहीं जा सकती, तो आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसे स्टेज पर किसी व्यक्ति को बैठाती है तो बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद बैठाती है। तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
तीसरे चरण में, मतलब कि अभी तक हमने द्वितीय वाचन के 3 चरण पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया, थर्ड है सदन में विधेयक के प्रत्येक खंड पर उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से विचार होते हैं जिस रूप से स्थायी समिति में होते हैं। मतलब कि बेटा स्थायी समिति में विचार विमर्श हो गए, स्थायी समिति ने डिसीजन ले लिया, उसको आगे भेज दिया। अब आगे भी बेटा संसद में उसी पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श किया जाता है। मतलब कि बेटा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि लोकतंत्र में जो सरकार है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की बनाई हुई सरकार है। मतलब कि जनता ही बनाएगी, जनता के लिए ही बनी और जनता ने ही बनाई है। ठीक है, तो ये चीज है सरकार की। तो अब सरकार कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी काम करेगी तो किसके फेवर में रह के करेगी? ऑफकोर्स जनता के फेवर में रह के करेगी, क्योंकि सरकार को पता है अगर सरकार ने कोई भी काम जनता के फेवर में नहीं किया तो अगली आने वाले 5 साल बाद जनता उस सरकार को हटा सकती है। ठीक है, इतनी जो आज हमारी सिटीजन है, आज जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें पावर है कि वो आने वाली 5 सालों के बाद गवर्नमेंट को चुटकी के हिसाब से चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करेगी बेटा उसमें के लिए लंबे विचार विमर्श, मतलब कि बहुत अच्छे से सोच समझ के वो काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब जो पॉइंट है हमारा वो है तृतीय वाचन। ठीक है, प्रथम हमने पढ़ा पेश किया जाएगा, द्वितीय में पढ़ा उस पर विचार विमर्श होंगे, तृतीय क्या कहता है? इस चरण में विधेयक पर बहुत समिति विचार करती है। मतलब कि जो तृतीय चरण आता है उसमें बहुत सारे लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं। यह विचार विधेयक को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने संबंधी तर्कों तक सीमित तक पहुंचाता है। मतलब कि अब विचार विमर्श हो गया, बहुत लंबे विचार विमर्श चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। उसके बाद में वो स्टेप चुना जाता है बेटा, वो चीज देखी जाती है कि इस विधेयक को अब पास करना है, इस बिल को अब कानून बनाना है या नहीं बनाना। मतलब कि विचार विमर्श होने के बाद में जब लोगों के व्यूज सामने आते हैं, मत सामने आते हैं, तब पता चलता है कि उसको आगे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार एक सदन में पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजे जाते हैं। मतलब कि एक सदन में पास हो गया जिसने भी पेश किया है, अगर राज्यसभा में साधारण विधेयक पेश किया है तो वहां से वो आगे जाएगा लोकसभा के पास, और अगर वित्त विधेयक लोकसभा में पेश हो गया, सब कुछ हो गया, वहां पे सिग्नेचर हो गया, तो वो एज अ फॉर्मेलिटी जाता है कहाँ पे? राज्यसभा के पास, जहां फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। दूसरे सदन के द्वारा भी पारित हो जाने पर विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो ये विधेयक कानून बन जाता है। मतलब कि लोकसभा में साधारण विधेयक गया, साधारण विधेयक लोकसभा में बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद एक डिसीजन निकाला गया, डिसीजन जो भी बना लोकसभा में भेज दिया राज्यसभा में, राज्यसभा में डिसीजन आया, उसके ऊपर फिर विचार विमर्श हुए, बहुत सारी चीजें चली। उसके बाद में अगर वो बिल पास होना है, मतलब कि कानून बनना है या नहीं बनना, उसके लिए फाइनल है जो सिग्नेचर लेने के लिए जाया जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति उस पर अगर सिग्नेचर कर देता है तो या तो वो कानून बन जाता है या वो कानून बर्खास्त हो जाता है, मतलब कि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साधारण विधेयक से संबंधित प्रक्रिया। मतलब कि बेटा मैंने आप लोगों को 2 विधेयक बताए थे, एक तो वित्त विधेयक, एक बताया था साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक मतलब कि पैसे के मामले में, टैक्स के मामले में, बजट के मामले में विधेयक को छोड़ के जितने भी विधेयक है, जितने भी बिल है, वो सारे किसमें आते हैं? साधारण विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व इसका दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। आप लोगों को अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी विधेयक को फाइनल डिसीजन तक पहुंचाना है, मतलब कि कानून बनवाना है, तो उस डिसीजन के लिए, उस कानून के सिग्नेचर लास्ट में किसके चाहिए होते हैं बेटा? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्रपति तक उस विधेयक को भेजने के लिए क्या होता है कि दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास करके आगे पहुंचना होता है उस विधेयक को। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। मतलब कि
राष्ट्रपति तक वो अगर पॉइंट पहुंचता है तो क्या अगर राष्ट्रपति को पता चल जाता है कि इस विधेयक के लिए लोकसभा में कोई अनबन हो रही है या फिर राज्यसभा में कोई अनबन हो रही है या किसी में भी कोई अनबन हो रही है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर डालता है कि इन दोनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन मतलब कि संयुक्त मीटिंग बुलाई जाए, मतलब कि मिलाकर इनको मीटिंग बुलाई जाए, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब कि राष्ट्रपति भी उसकी अध्यक्षता नहीं करता। आप लोगों को बेटा मैंने ये बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो ना ही तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मतलब कि राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ मीटिंग बुलाता है, तो उस मीटिंग का हेड कौन होता है? उस मीटिंग का हेड होता है बेटा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारे इस टाइम है ओम बिरला। ठीक है, यदि इस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत इस विधेयक को पारित कर देता है तो यह दोनों सदन द्वारा पारित माना जाता है। मतलब कि जब वो अधिवेशन होता है, ठीक है, मतलब कि जब वो मीटिंग वगैरह होती है, अगर उसमें वो बिल जो हमने साधारण विधेयक पेश किया था अगर वो पास हो जाता है तो मतलब वो कानून बन जाता है। चूंकि लोकसभा के सदस्य की संख्या राज्यसभा की जनसंख्या राज्यसभा की संख्या से दुगनी है। आपको पता है लोकसभा की कितनी थी? 545 और राज्यसभा की कितनी थी? 245। तो क्या है? डबल है जस्ट। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य की राय का निर्णय होती है, मतलब कि निर्णायक होती है। मतलब कि जिस सदन की जिस हाउस के ज्यादा लोग होते हैं, आप लोगों को भी पता है 545 ज्यादा बड़ा है, 245 छोटा है, तो ज्यादा मेन डिसीजन किसके लिए माना जाएगा? लोकसभा का, जिसमें कितने सदस्य हैं? 545। तो ये था हमारा साधारण विधेयक। अब हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक की, मतलब कि हमारे बजट की। वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में संस्तुति के लिए भेजा जाता है। मतलब कि लोकसभा में ही डिसीजन लिया जाएगा, चेंज भी लोकसभा में किया जाएगा, सिर्फ राज्यसभा में एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पर भेजा जाएगा कि हाँ इसमें सिग्नेचर करने हैं आप जस्ट। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि यह वित्तीय विधेयक को अपनी संस्तुतियों के साथ 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में वापस भेजे। मतलब कि बेटा सारे काम लोकसभा में होते हैं, वित्तीय विधेयक में चेंज करना लोकसभा में करेगा, निर्णय लेना लोकसभा में करेगा, कैसे क्या करना है, टैक्स कम करना है ज्यादा करना है, सारे डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा में लिए जाएंगे। उसके बाद एज अ फॉर्मेलिटी भेजा जाता है किसमें? राज्यसभा में। तो बेटा राज्यसभा से उस विधेयक को सिग्नेचर करके वापस भेजना, ठीक है, सिग्नेचर करके वापस भेजना 14 दिन के अंदर अंदर भेजा जाता है। 14 दिन से ज्यादा एक दिन भी नहीं रख सकता राज्यसभा अपने पास। मतलब कि इन बिटवीन, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है? लोकसभा में वापस भेजना होता है कि हाँ ठीक है हमारी तरफ से आपको इस वित्तीय विधेयक के लिए मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि राज्यसभा में कौन सिग्नेचर करता है, कौन मंजूरी देता है? वो होता है बेटा राज्यसभा का अध्यक्ष, जिसको बोला जाता है राज्यसभा का सभापति, जो कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की किसी भी संस्तुति को अथवा सभी संस्तुतियों को स्वीकृति या अस्वीकृति कर सकती है। मतलब कि लोकसभा जो जिसमें वापस राज्यसभा भेजती है, तो राज्यसभा क्या करती है क्या नहीं करती ये डिपेंड करेगा, इसका डिसीजन लेगा कौन? लोकसभा, क्योंकि वित्तीय विधेयक कंप्लीटली किसके अंदर आता है? लोकसभा के अंदर आता है। लोकसभा यदि हो गया, लोकसभा यदि राज्यसभा को संस्तुति को अस्वीकार करती है तो वित्तीय विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ माना जाएगा जिसमें लोकसभा में पारित किया गया था। मतलब कि बेटा लोकसभा में जो पारित किया गया वित्तीय विधेयक वो आगे भेज दिया गया राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में आगे भेजने के बाद में अगर उसने चेंज किया 14 डेज के अंदर अंदर उनको फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर हल्का सा भी चेंज किया ना और वापस सिग्नेचर करके अगर लोकसभा में भेजा था, तो लोकसभा पता है क्या कर सकती है? या तो उसको जो उन्होंने राज्यसभा ने चेंज करके भेजा है या तो उसको वो हाँ बोल दे, उसको लागू कर दे। नहीं तो लोकसभा के पास एक और पावर है कि लोकसभा राज्यसभा ने जो जो चीजें चेंज करी है उनको वापस एज इट इज करके, मतलब कि जो पहले से ऑलरेडी जो चीज लोकसभा ने भेजी थी उसको मान सकती है। ये चीज लोकसभा के पास एक तरीके से विशेष अधिकार है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं हूं, मैंने आगे हमारे
मैं लोकसभा में हूँ, और जो हमारे और टीचर, जो हमारे एचओडी वगैरह है, वो जो हमारे एसएस डिपार्टमेंट के एचओडी है, वो क्या है, राज्यसभा में है। मैंने वित्त विधेयक सेंड किया एचओडी के पास में, एचओडी ने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, वापस मुझे भेज दिए। मैं क्या हूँ, लोकसभा। अब मेरे अंदर इतनी पावर है कि या तो जो एचओडी ने, मतलब कि राज्यसभा ने जो मुझे भेजे हैं, वो या तो मैं एज इट इज मान लू, नहीं तो मैं जो जो चेंजेस उन्होंने करके दिए हैं, एचओडी ने मुझे करके दिए हैं, मैं उनको वापस कैंसिल कर सकती हूँ, और जैसे मेरी मर्जी था मैं वैसे करके उसको पास कर सकती हूँ। ठीक है, ये पावर है लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अगेंस्ट में। ठीक है, यदि राज्यसभा, जिसमें लोकसभा में पारित कर दिया, यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर वित्त विधेयक को लोकसभा के पास वापस नहीं भेजती, मतलब कि अगर राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा अपने पास उस वित्त विधेयक को रख लेती है, तो उस स्थिति में 14 दिन समाप्त होने पर यह दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ माना जाता है। मतलब कि 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को लोकसभा के पास वापस भेजना है। ठीक है, वित्त विधेयक, हाँ ठीक है, हमें मंजूर है या नहीं मंजूर, जो भी चीजें हैं। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं भेजेगी, तो जो लोकसभा ने पहले भेजा था ना, उसी को ही लागू कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी रूल है कि वो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक का अनुमोदन करने से मना नहीं कर सकता। मतलब कि राष्ट्रपति जब आखिरी में फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जब जाता है कोई विधेयक, तो बेटा मजबूर होके राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। अगर राष्ट्रपति उन चाहता है ना कि ये मुझे पसंद नहीं आया, इसको वापस ले जाओ, इसमें कुछ चेंज करके लेके आओ, तो लोकसभा या राज्यसभा उसको वापस ले जाएगी चेंज करने की। अगर लोकसभा राज्यसभा ने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज का एज इट इज वही लेटर सामने वाले को दोबारा ले जाके दे देते हैं, मतलब एज इट इज वही लेटर राज्यसभा को ले जाके दे, वो सॉरी, राष्ट्रपति को ले जाके दे देते हैं, तो एक तरीके से राष्ट्रपति मजबूर होगा उस पर सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रथम पुरुष है, उसके हाथ में कोई शक्तियां नहीं है। अगर उसको जो भी शक्तियां दी हुई है, जो भी पावर्स दिए है, जो भी कार्य दिए हुए हैं, वो हमेशा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह लेकर करता है, परामर्श लेकर करता है। ठीक है, तो एक तरीके से सिग्नेचर लेने के लिए एंड में लास्ट में भेजा जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पर उसके पास भेजा गया है, मतलब कि वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा से पास हुआ, मतलब वो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो तो एज अ फॉर्मेलिटी आगे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने मना करा, एक बार ही मना करा कि इसमें कुछ चेंज करके लेके आओ, और उसमें अगर कोई चेंज नहीं हुआ, वापस चला गया, तो उसको मजबूरन उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ये हमारे इंडिया में रूल है। अनुमोदन करने से मना कर देता है, इसलिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मात्र एक संवैधानिक औपचारिकता है, मतलब कि फॉर्मेलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटी है एक तरीके की, कि राष्ट्रपति ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, एज इट इज ले जाओ, सिग्नेचर अपने आप हो जाएंगे उसमें। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। तो यही चीजें हमने देखी, मतलब कि वित्तीय के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लोकसभा में लिए जाएंगे, मतलब कि लोकसभा में पेश करके आगे भेजा गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा कहता है इसमें ऐसे ऐसे चेंज होंगे, तुम्हें चेंज करने हैं, तो डिपेंड करता है लोकसभा को कि लोकसभा अगर उसको चेंज करना चाहती है या नहीं चाहती। ठीक है, अगर लोकसभा उसको चेंज करना चाहेगी तो करेगी, नहीं तो वो एज इट इज पेश कर देगी। उसके बाद में लास्ट में भेजा जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने कह दिया इसमें चेंज करके लेके आओ, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसे। अगर राज्यसभा या लोकसभा ने चेंज नहीं किया, वापस एज इट इज भेज दिया, तो राष्ट्रपति क्या है, मजबूरन उस पर सिग्नेचर करके देगा। ठीक है, तो वित्त विधेयक में अभी तक हमने क्या पढ़ा, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो रखता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी भूमिका रख रहा है किसके अंदर, विधेयक, वित्त विधेयक के अंदर। तो बेटा ये थे एक तरीके से आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3, संसद क्यों, संसद कैसे। ठीक है, संसद क्यों है और संसद कैसे है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, जो कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, तो अब आप लोग कल ऑनलाइन क्लास में आएंगे, तो आप लोग अपना ये करके लेके आएंगे एक्सरसाइजेस, जो आप लोगों की है, क्या कहते हैं, टिक द करेक्ट, मतलब कि सही चिन्ह लगाएं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और उसके बाद में आप लोग करके लेके आएंगे सही गलत। ठीक है, ये आप लोगों का बेटा आज का होमवर्क है, और जो हमने 3 टॉपिक क्लियर करे हैं,
कौन कौन से हैं? वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और विधेयक किस प्रकार कानून बनता है, इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आप लोग कल क्लास में लेके आएंगे, कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, समझ आ गया लक्षिता, तनुज? तनुज बेटा, आप लोग कल अपनी क्लास में आएंगे तो विदाउट होमवर्क नहीं आएंगे, अपना होमवर्क करके आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। तनुज बेटा, आपको कुछ बोलना तो होता नहीं है क्लास में, तो आप लीव कर जाइए।